नया तरीका शुरू किया है उसने। चले अभी रिकॉर्ड हो गया, शुरू हो गया। ओके, तो ये आप देखिए कि जैसे मिसाल के तौर पे ये दो कंपनियां हैं, दोनों कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है नेट आइडेंटिफाइबल एसेट। नेट आइडेंटिफाइबल एसेट का मतलब हुआ असेट माइनस लायबिलिटी जो बन रहा है, दैट इज नेट आइडेंटिफाइबल एसेट। वो $1 मिलियन है दोनों के। अब उसके बाद जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है इनका वो 15% है, ये भी 15% दे रहा है, ये भी 15% दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो नॉर्मल अर्निंग्स हो रही है $1 मिलियन को 150,000, ठीक है, और 150,000 से नॉर्मल अर्निंग। और एवरेज एक्चुअल नेट इनकम फॉर पास्ट 5 years $200,000 गोल्डन ड्रैगन की, यानी गोल्डन ड्रैगन 50,000 ज्यादा कमा रहा है मैंडारिन कोस्ट के मुकाबले में। हालांकि दोनों सिमिलर टाइप की कंपनी है, लेकिन वो अपने सुपीरियर मैनेजमेंट, एडवर्टीजमेंट, कस्टमर लॉयल्टी, उसकी वजह से वो ज्यादा कमा रहे हैं। तो आप अगर ये कंपनी ज्यादा कमा रही है और आप अगर गोल्डन ड्रैगन को खरीदना चाह रहे हैं, तो गोल्डन ड्रैगन को आप उस प्राइस पे नहीं खरीद सकते जिस प्राइस पे मैंडारिन कोस्ट को खरीदेंगे। आमतौर पे परचेज करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए कई तरीके होते हैं जिसमें आप कंपनी की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। एक तरीका तो यही हो गया कि नेट आइडेंटिफाइबल जो एसेट्स है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जनाब इतनी इसकी वैल्यू बनती है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जनाब उसके जो शेयर्स हैं टोटल, उसकी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो उसकी वैल्यू बन जाती है, ठीक। और तीसरा तरीका ये होता है कि जनाब आप ये देखते हैं कि वो एबव कितना अर्न कर रही है कंपनी, तो वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो तीसरा तरीका ये होता है कि आमतौर पे, मिसाल के तौर पे, कंपनी अगर जो है वो नॉर्मल अर्निंग कर रही है $150,000, ठीक है, तो 5 साल या 6 साल या उसकी जो प्रॉफिट होता है उसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू भी आप ऑफर कर सकते हैं। कंपनी की वैल्यूज ऑफर करने का एक तरीका ये भी होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी 5 years की प्रॉफिटेबिलिटी टोटल कर लें, 6 years की प्रॉफिटेबिलिटी टोटल कर लें। इंडस्ट्री वेरी करता है। तो ये कई तरीके हैं और ये तरीके इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यूज करेंगे। एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स को करंट शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि जो प्रॉफिट्स है ईयरली प्रॉफिट है उसको आप 5 साल 6 साल से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना प्रॉफिट बन रहा है। और उसके अलावा मैंने आपको एक और तरीका भी बताया, वो क्या बताया, हाँ, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स, ये एसेट्स की वैल्यू कितनी बन रही है उसके ऊपर आप थोड़ा सा ज्यादा पे कर दें, ये है। तो ये इन्होंने देखिए एज ए बिजनेस एज ए होल इसके वैल्यू लगाई है कि जनाब ये $200,000 का ये कंपनी प्रॉफिट देती है। तो बार्गेनिंग में ये बात तय हुई कि 6.5 साल का प्रॉफिट आप हमें देंगे, तो वी विल सेल दिस कंपनी। तो अब जब 6.5 साल का प्रॉफिट आप देंगे तो वो बन जाएगा 1.3 मिलियन, लेकिन कंपनी की जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स हैं वो तो 1 मिलियन है। इसका मतलब है जो $300,000 है वो आप अपने बैलेंस शीट में एज ए गुडविल लिखेंगे। समझ में आया? नहीं आया? पूछो। हेलो, हाँ भाई, कुछ सुन नहीं रहे हो क्या तुम लोग? सुन रहे हैं। माइंड ना हाँ, करे तो एक बार रिपीट करता है जो आपने अभी समझाया। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज है नेट आइडेंटिफाइबल एसेट। वो क्या होता है, वो कोई बताओ। सर जो Asset minus liabilities. बिल्कुल, क्या बात, ये उनके नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स है। उसकी वैल्यू है 1 मिलियन।
अब उसूली तौर पे जब मैं बैलेंस शीट देखूंगा तो मैं नेट आइडेंटिफाइबल एसेट की वैल्यू दूंगा। तो भाई आप कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, जो पैसे हैं वो आप मुझसे ले लीजिए। लेकिन अच्छी कंपनियां उससे ज्यादा वैल्यू में बिकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रॉफिट अर्न करने की सलाहियत होती है। अब ये कंपनी कैसे बिकी? तो जो उसकी सलाहियत वो $50,000 जो एक्सेस है उसकी वजह से जीती है। हाँ, मतलब ये कंपनी उससे कंपेरेबल कंपनी के मुकाबले में $50,000 पर ईयर ज्यादा अर्न करती है। तो जो निगोशिएटर्स थे उन्होंने ये निगोशिएट किया कि भाई आप हमें 6.5 साल का प्रॉफिट दे दें, वी विल सेल यू दिस कंपनी। ठीक है, निगोशिएशन में इस तरह भी निगोशिएशन होती है। तो आमतौर पर ये बहुत कॉमन मेथड है। मैंने आपको कई मेथड बताए। एक मेथड बताया कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ये वैल्यू हो सकती है। और दूसरा तरीका ये है कि जो एनुअल प्रॉफिट है उसका 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स जो भी डिसाइड हो जाए उस पर आप भेज दें। तो ये कंपनी बिकी है नेगोशिएट होने के बाद 6.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट। इस कंपनी का प्रॉफिट है 200,000, तो इसका कितना हो गया? 1.3 मिलियन। अब इसका नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स जो है वो 1 मिलियन। इसका मतलब है कि मैं $3 लाख इसको ज्यादा दे रहा हूं। अब बैलेंस शीट में मैं उसको कहां लेके जाऊंगा $3 लाख को? तो वो मैं लिखूंगा गुडविल। एसेट्स में लिखूंगा गुडविल और मेरा कैश निकल जाएगा $300,000। तो इस तरह बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। यानी ये एक पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि अगर मैं $3 लाख ज्यादा दे रहा हूं उसकी बैलेंस शीट के अमाउंट से, उसको मैं कहां लिखूंगा? तो वो मैं गुडविल लिखता हूँ कि ये मेरा एसेट है गुडविल। एक आर्बिट्ररी चीज क्रिएट कर दी गई है, ये कोई टेंजिबल चीज नहीं है। वो गुडविल 300,000। तो जितने भी प्राइस जो कि नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है उससे ज्यादा पे कोई कंपनी बिके तो हम कहेंगे कि ये उसकी गुडविल है। जी, समझे नहीं समझे? अभी नहीं समझे? सर थोड़ा बहुत समझ में आ गया, उसको गो थ्रू हाँ करेंगे, इंशाल्लाह आ जाएगा। जी, गुडविल सिंपली क्या है कि आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपके एसेट्स लिखे हुए हैं, बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी लिखी हुई है। एसेट्स को लायबिलिटी से माइनस करें तो वो ओनर्स इक्विटी के बराबर होती है, यानी ओनर का इतना पैसा लगा हुआ है। तो हम ये कह नेट आइडेंटिफाइबल एसेट को हम रफली कह लेते हैं कि ये ओनर का सारा गेन है। जो पैसा लगा हुआ है, जो ओवर द ईयर प्रॉफिट हुआ है, ये ओनर का सारा गेन है। तो ओनर कहेगा अगर कंपनी अच्छा चला रहा है कि भाई मुझे इससे ज्यादा पैसे दो, मैं चलता हुआ बिजनेस तुम्हें इस तरह दे रहा हूँ, तो आप उसे 1 लाख, 2 लाख, $3 लाख ज्यादा दे रहे हैं, या जिस तरह की कंपनी है मिलियंस में ज्यादा देंगे। जैसे इस कंपनी का डिसीजन ये हुआ कि प्रॉफिट का 6.5 टाइम्स इन्होंने कहा कि आप हमें दे दें, तो वी विल सेल दिस कंपनी। 6.5 का प्राइम्स दे दिया तो उससे क्या हो गया, बैलेंस शीट में $3 लाख का प्रॉब्लम आ गया कि उसको कहां लिखे। ठीक है, तो वो फिर आप गुडविल की सूरत में लिख देते हैं। और गुडविल भी एक एसेट है। जिस तरह से आपके प्लांट एसेट डेप्रिशिएट होते, तो गुडविल चूंकि इंटेंजिबल है तो गुडविल जो है उसको आप अमोर्टाइज करते हैं।
इसके लिए amortization का लफ्ज यूज करते हैं। तो दूसरी चीज है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है भाई? अगर किसी ने अगर मतलब जैसे कोई ट्रेडमार्क कोई कॉपीराइट लिया हुआ किसी चीज का या कुछ अपने मतलब फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट बनाया उसको पेटेंट करा लिया सो नो वन एल्स कैन कॉपी इट, और अगर कोई उसको लेगा भी तो दे हैव टू पे मनी टू द ओनर ऑफ द पेटेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये लीगल लाइफ होती है इसकी। और पेटेंट इसलिए गवर्नमेंट्स ग्रांट करती हैं ताकि लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्च करें। अगर पेटेंट ग्रांट ना किए जाए तो किसी कंपनी के लिए भी कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करे। जैसे अभी कोरोना के जो वैक्सीन आ गए तो पेटेंटेड है, लेकिन अमेरिका में डिस्कशन चल रही है कि चूंकि ये एसेंशियल ड्रग है, पूरी दुनिया को उसकी रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर से पेटेंट खत्म कर दिया जाए। तो अभी तक कोई कंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन ये डिस्कशन भी हो रही है। जैसे पेंसिलिन के जिसने इजाद किया था वो चाहता था पेटेंट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता था, लेकिन उसने 1 दर्जन बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे उन सबको फार्मूला टाइप करके भेज दिया कि बनाओ तुम लोग, ताकि दुनिया को फायदा हो। लेकिन जर्नली जैसे अभी इंसुलिन है, एलाई लिली का पेटेंट है, इस तरह और बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिफरेंट कंपनीज के पेटेंट्स होते हैं। पेटेंट प्रोटेक्शन भी जरूरी है ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करें। अच्छा, होता क्या है कि आप ने मिसाल के तौर पे इंसुलिन को डेवलप करने में $1 बिलियन स्पेंड किया, उसके बाद इंसुलिन आपने इजाद कर लिया, गवर्नमेंट ने आपको 20 इयर्स का पेटेंट दे दिया। अब 20 इयर्स तक आपके अलावा कोई नहीं बना सकता। अब 20 इयर्स तक ये बनाएंगे और $1 बिलियन को वो एमोर्टाइज करेंगे हर साल। तो इसका मतलब क्या हो गया? $50 मिलियन एवरी ईयर। $50 मिलियन एवरी ईयर वो डेप्रिशिएट करेंगे, तो उसके लिए एमोर्टाइजेशन का लफ्ज यूज करते हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज की ये प्रैक्टिस रही है कि वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को वो कैपिटलाइज नहीं करते, एक्सपेंस में ले लेते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्चुअली तो ये एक्सपेंस है ना, आप साइंसदानों को पे कर रहे हैं, मशीन पे पे कर रहे हैं, केमिकल्स पे पे कर रहे हैं, तो ये सारा एक्सपेंस हो रहा है। लेकिन चूंकि ये डेवलपमेंट का काम है, इसलिए इन सब एक्सपेंसेस को ऐड करके एक्सपेंस में नहीं लिया जाता, बल्कि उसको कैपिटल लिया जाता है कि ये हमने पैसा खर्च किया तो उसके अगेंस्ट में ये चीज गेन की है, और तो उसको कैपिटलाइज करने की वजह से आप उसे एमोर्टाइज कर सकते हैं। ये देखो वैसे ही होता है, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस पेटेंट $25 और पेटेंट क्रेडिट होता जाएगा। तो वक्त के साथ साथ पेटेंट जब सारा क्रेडिट हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके के अगर आप ट्रेडमार्क की कीमत देखें तो $100 बिलियन से ज्यादा है। कोका कोला की ट्रेडमार्क की कीमत 100 बिलियन से ज्यादा है। जी, कोई सवाल है? हाँ जी सर। सर ये अमोर्टाइजेशन और आपका पेटेंट ये दोनों जो है बैलेंस शीट में एसेट्स में शो होता है। पेटेंट एसेट है और एमोर्टाइजेशन जो है उसका वो पोर्शन है जो एक्सपेंस की सूरत में इनकम स्टेटमेंट में डाल दिया जाता है। हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ा था, ये डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस ऐसा होता है जो आपको ओवर सेवरल पीरियड्स आपको यूटिलाइज करते हैं। जैसे आपने कंप्रेसर खरीदा, 5 साल तक यूटिलाइज करेंगे, तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा कि एक ही साल में उसका एक्सपेंस ले लें, इसलिए 5 इयर्स में उसका इक्वल पोर्शन एक्सपेंस के तौर पे लेते हैं। और डेप्रिसिएशन के मेथड्स भी हैं इसके अंदर जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेम इज अमोर्टाइजेशन। एलाई लिली हर साल इंसुलिन बना रही है,
तो इसलिए उसको उतना पोर्शन में अमोर्टाइज कर देती है। 20 साल में उसने जितना उसके ऊपर खर्चा किया था वो सारा अमोर्टाइज हो जाएगा। ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है। इसी तरीके से फ्रेंचाइज है। फ्रेंचाइज जैसे कि मिसाल के तौर पे मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइज लिया हुआ है पाकिस्तान में लाखानी ग्रुप ने, तो जाहिर है उसके लिए उन्होंने 2 लाख 3 लाख डॉलर पे किया होगा और उनको 10 इयर्स के लिए फ्रेंचाइज राइट मिले होंगे फॉर एग्जाम्पल। तो अब वो 3 लाख डॉलर को 10 इयर्स में अमोर्टाइज करेंगे, क्योंकि 10 इयर्स तक इस फ्रेंचाइज को एंजॉय करेंगे ना, तो हर साल $30,000 वो अमोर्टाइज कर लेंगे, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ले लेंगे इनकम स्टेटमेंट में। इसी तरह कॉपीराइट होता है। आपने कोई किताब लिखी है, कोई आपकी वीडियो है, कोई ऑडियो है, इन सब के कॉपीराइट होते हैं। कॉपीराइट जो है लाइफ ऑफ द क्रिएटर प्लस 70 इयर्स। जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कोई किताब लिखी तो उनकी जिंदगी तक तो पेटेंट है, प्लस आगे 70 इयर्स तक भी पेटेंट रहेगा। उनके बच्चे वो पेटेंट एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद पेटेंट खत्म हो जाता है। अच्छा, अच्छा जनाब, फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको के डेफर्ड चार्जेस में लिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर प्लांट का आपने मेजर ओवरहॉल किया, डीजल जनरेटर का मेजर ओवरहॉल किया, वो 5 साल तक चलेगा, तो इसको आप 5 साल में हर साल एक्सपेंस में ले सकते हैं। तो ये भी अमोर्टाइजेशन की एक किस्म है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बात हो चुकी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेम वही चीज है। तो तुम लोग बिल्कुल नए नए क्यों लग रहे हो यार, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं तो समझा था रमजान का तुम लोगों को गैप मिलेगा, ज्यादा तैयारी करके आओगे, तो बिल्कुल ही कोरे होके आ गए हो। कुछ भी बोल रहा हूँ, कोई हिलजुल, कोई सवाल जवाब कुछ नहीं, ना समझ आ रहा है, ना किसी को कुछ पूछा है, सुमन बुकमन बने हुए। हालांकि बड़ी आसान सी चीज है, डेप्रिसिएशन मैंने पहले पढ़ाया था, वही चीज है, अमोर्टाइजेशन है, वो इंटेंजिबल के लिए। चलो एक मॉड्यूल में सबको फेल करूंगा तो फिर उसके बाद तुम लोग पढ़ना शुरू कर दोगे। नहीं सर, समझ आ रहा है सर। जी मुझे अंदाजा है कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, शाबाश। इसी तरीके से फिर आगे उन्होंने जो चीज डिस्कस की है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी के पास कोई जंगल है, अब जंगल से दरख्त काटता है, वो फिर सप्लाई करता है, उसके पास राइट्स है जंगल से दरख्त काटने के, और वो फिर मार्केट में सप्लाई करता है। इसी तरह किसी के पास माइन है, माइन से वो कोल निकालता है। किसी के पास ऑयल की फील्ड है, उसमें से ऑयल निकालता है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो वक्त के साथ साथ डिप्लीट होते चले जाते हैं। ठीक है, ये सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज तो अब आए हैं ना जो डिप्लीट नहीं होते, जैसे विंड टर्बाइन है और हाइडल पावर है, ये सारी चीजें। लेकिन ये जो बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब डिप्लीट होते हैं। आपके पास अगर गोल्ड का माइन भी है, डायमंड का भी माइन है, तो वो डिप्लीट होते चले जाते हैं। तो उसके लिए डिप्लीशन का लफ्ज यूज होता है। सबसे पहला लफ्ज यूज होता है डेप्रिसिएशन, जो कि टेंजेबल एसेट्स के लिए होता है। इनटेंजेबल एसेट्स के लिए अमोर्टाइजेशन यूज होता है। और जो इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो आप एक्सट्रैक्ट करते चले जाते हैं उसके लिए डिप्लीशन का लफ्ज हो जाता है। यानी आपको जब कोल निकालते चले जाएंगे, एक बताएगा कोल खत्म हो जाएगा, उसमें से तो ये डिप्लीशन कहलाते हैं। वो कोल माइन बंद करना पड़ता है। जैसे आपका लाखड़ा का ब्लॉक है, तो लाखड़ा का एक ब्लॉक आपने एंग्रो को दिया हुआ है, एक ब्लॉक आपने चाइना को दिया हुआ है, अब वहां से वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जब वो एक्सट्रैक्ट बहुत कर लेंगे सारा, तो वो सारा का सारा डिप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए फिर वो क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि भाई ये टोटल कितना इसके अंदर कोल है। मिसाल के तौर पर उन्होंने अंदाजा लगाया कि 8 बिलियन टन कोल है।
अब उसमें से हर साल कुछ ना कुछ कोल निकाल रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 8 मिलियन टन उन्होंने निकाला कोल, तो वो कोल जो निकाला उन्होंने वो तो इन्वेंट्री में चला गया, ठीक है, तो वो इसे इन्वेंट्री में ले लेंगे और बाकी को जो जो है उसको वो उसके डिप्लीशन में ले लेंगे। ये देखो एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन 8 मिलियन, यानी 8 मिलियन कोल निकाला उन्होंने, तो कोल निकाल करके उनके स्टॉक में आ गया, वो इन्वेंट्री हो गई, और इतना ही अमाउंट से आपका जो माइन है वो डिप्लीट हो गया, कम हो गया, वो एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन में आ जाएगा, वो 8 मिलियन। इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज की अकाउंटिंग होती है। ये देखो ये माइनिंग प्रॉपर्टी पूरी है, उसके अंदर जो उन्होंने वैल्यू एस्टिमेट की हुई है वो 45 मिलियन की उन्होंने वैल्यू एस्टिमेट किया हुआ है कि इसके अंदर $45 मिलियन का कोल है। अब उसमें से 8 मिलियन उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, अब जो रिमेनिंग उनके पास एसेट बचा वो 37 मिलियन। तो इस तरह से वो अकाउंट फॉर करते रहते हैं, जनाब आप इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया, इतना रह गया, इतना एक्सट्रैक्ट कर दिया, इतना रह गया। जब पूरा $45 मिलियन का एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये फिर ये प्लांट क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है जैसे कि बिल्डिंग्स को करते हैं आप लोग। अच्छा, प्लान ट्रांजैक्शन एंड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में जो चीज इशू आती है वो ये चीज आती है कि ये सारे नॉन कैश एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि आपने तो जब खरीदना था तो खरीद लिया आपने वो प्लांट, वहां से आप वो साइट खरीद लिया आपने, वहां से आप कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब आप कर रहे होते हैं या आप जब खरीदते हैं तो गुडविल है या कॉपीराइट है, ये सब फिर नॉन कैश आइटम्स होते हैं जिनको कि हम अकॉर्डिंगली कैश फ्लो में देखेंगे। तो ये है इस चैप्टर के अंदर जो चीजें हमने करनी थी कर ली हैं। और ओके, तो देखो इसके अंदर तुम लोगों ने सबसे पहली चीज पढ़ी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत सिंपल चीज है, सिंपल उसके मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ द ईयर डिजिट्स है, और क्या है सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट है। ये डेप्रिसिएशन के मेथड होगा। बाकी जो ये गुडविल है या ये सब स्ट्रेट लाइन से होता है गुडविल। और ये जो डिप्लीशन होती है जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज की, वो सिंपली जितना आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उतना आप अकाउंट फॉर करते हैं, उतना नोट करते हैं। इफ यू विल डू इट द प्रैक्टिस वंस, तो ये बहुत आसान चैप्टर है। 7th और 8th चैप्टर, 7th में आपने FIFO LIFO पढ़ा है और 8th चैप्टर जो है वो आपका डेप्रिसिएशन है। बहुत इजी चैप्टर्स है। और जो 6th चैप्टर तक है जो कि आपका मिड टर्म आएगा, तो वो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है पूरा 6th चैप्टर तक। तो इसलिए मैंने उसको मिड टर्म तक इतना ही रखा है, 7th 8th को इंक्लूड नहीं किया। अभी ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, फिर इंशाल्लाह। 6th चैप्टर तो मर्चेंडाइज का है आई थिंक। क्या है भाई 6th चैप्टर में? गलत बोल दिए क्या मैंने? चैप्टर 6 2 क्योंकि सर हमने चैप्टर 7 तो अभी करा नहीं है, चैप्टर 6 करा फिर हम। हाँ, सिर्फ 5 तक तुम्हारा मिड टर्म होगा, 5 तक। 6 क्यों नहीं किया? मैंने किया है यार सर 6 किया हुआ, 7 नहीं किया। 7 में क्या है? हाँ, वो इसलिए कि वो अलग से चीज है ना, इसलिए नहीं किया। जी सर। हाँ, तो सर, चैप्टर बुरान 5 मानिएगा, तक है। एक और रिक्वेस्ट है, ये जो हाँ। आप चैप्टर्स जो मेंशन कर रहे हैं ये आप
लेटेस्ट एडिशन से कह रहे हैं या जो डिजिटल जो आप मैं अभी 17th एडिशन से मैं बात कर रहा हूँ। ओके आप इसके चैप्टर अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा। मैं आप चाहें तो मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये तो उनके और अच्छा हो जाएगा चैप्टर सर। नंबर्स में फर्क चैप्टर नंबर्स में फर्क है, बाकी कंटेंट में न कोई खास फर्क नहीं। हो गया। पहला चैप्टर है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तीसरा चैप्टर है द अकाउंटिंग साइकिल कैप्चरिंग इकोनॉमिक इवेंट्स। द अकाउंटिंग साइकिल कैप्चरिंग इकोनॉमिक इवेंट्स। द अकाउंटिंग साइकिल कैप्चरिंग इकोनॉमिक इवेंट्स, ये तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है द अकाउंटिंग साइकिल accruals and deferrals. The accounting cycles accrual and deferrals। अच्छा, पांचवा चैप्टर है द अकाउंटिंग साइकिल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स। द अकाउंटिंग साइकिल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है। ये 5 चैप्टर से आपका इम्तहान आएगा। और 6 चैप्टर जो है वो मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज, ये भी पढ़ा चुका हूँ। इसके अंदर ये लाइफ ऑफ फाइफो वगैरह है, ठीक है। सर ये मिड टर्म के लिए बता रहे हैं ना आप, तो चैप्टर जी 6 जी इज जी, नॉट इंक्लूडेड। चैप्टर 6 इज नॉट इंक्लूडेड। मैं ये बता रहा हूँ मैंने क्या पढ़ा दिया है। सही है। और चैप्टर 8 भी पढ़ा दिया है मैंने, इन्वेंट्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नाम है इसका। चैप्टर 8 इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और चैप्टर 9 भी पढ़ा दिया है, प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो ये नोट कर लो। और तुम लोग सबकी वीडियो भी अपलोड कर दिए, आप पढ़ो, बैठ करके प्रैक्टिस करो भाई। और अभी 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। सर ये लास्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होगा वुड बी बोथ थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल बेस्ड, राइट? सिर्फ न्यूमेरिकल होगा। सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, ओके। जी बिल्कुल, ठीक है। अब ओके 10 सर। मिनट का ब्रेक लेते हैं आपकी इजाज़त से। थैंक यू। और ये ऑस्ट्रेलिया वालों को ज़रा जगाओ कोई।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तुम लोग को हुआ क्या है यार? तुम लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, क्या मसला है? क्या चक्कर क्या है तुम लोगों के साथ? बताओ क्या मसला है, मुझे बताओ। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम हाँ, अस्सलाम सर, क्या रिस्पॉन्ड किस चीज से करें, बता दें हमें। मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम लोग कुछ समझ रहे हो यार। तुम लोग की हालत तो बड़ी नाजुक लग रही है मुझे। नहीं सर, समझ आ रहा है। अब मुझे अगर तुम लोगों ने मिड टर्म में डिसअपॉइंट किया ना तो जान से मार दूंगा मैं, बता रहा हूँ। नहीं सर, इंशाल्लाह डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तुम लोगों की हालत से तो ये लग रहा है कि तुम लोग डिसअपॉइंट करने जा रहे हो मुझे। ना कोई सवाल ना जवाब कुछ, बिल्कुल उदास उदास से साफ लग रहा है कि तुम लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं की है रमजान में। जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग रमजान के महीने में कुछ पढ़ाई कर लेंगे। क्यों, रमजान में क्या मसरूफियत थी? रोजे तो तुम में से आधे सर, लोग थे। क्लास में किसी ने कहा था वैसे कि रमजान में कोई पढ़ाई करेगा ही नहीं, ये लिख लीजिएगा। किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने और कहा वो था। बात सही हो गई। हम्म। सर मैंने कहा था। ओ, तुम तो बहुत अक्लमंद हो गई। हाँ, मरियम ने कहा हम्म। था, सही कहा बिल्कुल। मगर मरियम ने तो पढ़ाई की है रमजान में। सर इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। चलो गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जनाब, ये वैसे तो किताब मैं दूसरी यूज करता हूँ, लेकिन ये कि ये इससे भी आप लोग कर सकते हैं। और एक और चीज है, ये मैं आप लोगों को ये वीडियो भी भेज चुका हूँ। स्कूल की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उठाई थी, तो वो कोविड वगैरह की वजह से तो उनकी रेवेन्यू जनरेशन कम थी। तो ठीक है, ये वीडियो मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ। ये इससे मुतल्लिक है, लेकिन दोबारा भेज दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें कुछ और बताना चाह रहा हूँ। यस, टाइम वैल्यू। ओके जनाब, आप लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी सुना है कभी? जी, हेलो, यस सर। क्या होता है? Yes, sir. मतलब क्या? बेसिकली जितना टाइम इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आप इस्तेमाल करें, उसको एक मॉनेटरी वैल्यू देना है। ओके, और कोई? जी जी, और कोई साहब? हम्म, सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर में कितना उसको हमें कितना उसका रिटर्न वापस मिलेगा, कितना जी हमारी जी, जो मनी की वर्थ है वो कितनी इंक्रीज होगी। सही बात है। अच्छा। सर मतलब अगर आपने आज कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं और जी आप उसको मतलब कहीं इन्वेस्ट नहीं किए, वो आपके पास रखे हुए हैं एंड देन यू हैव इन्वेस्टेड दैट मनी समवेयर। आप एक हम्म, साल बाद दोनों का कंपैरिजन करें कि आपका विद टाइम मनी कितना इंक्रीज हुआ है या कितना यूजफुल हुआ है। एट द सेम टाइम आपकी अगर जो पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया जस्ट इन द बैंक, उसमें हम्म, आपका कितना ज्यादा इन्फ्लेशन रेट की वजह से लॉस हुआ है। So that is basically the concept of time value of money. ओके। देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है बेसिकली इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अल्लाह ताला माफ करे, मैं इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, तो बहरहाल उस कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। कि मनी टुडे इन योर पॉकेट इज वर्थ मोर देन सेम मनी आफ्टर 1 ईयर। यानी अगर आपके पास आज $100 है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू वही $100 आपके पास 1 साल बाद हो। क्यों? क्योंकि अगर आज आपके पास $100 है, $100 हैं, आप बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस 1 साल के बाद वो $110 हो जाएगा।
दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि जैसे जैसे आपका पैसा जो है वो अगर आपकी पेमेंट फ्यूचर में आ रही है तो उसकी वर्थ वो नहीं है जो कि आज उसकी वर्थ है। इन्फ्लेशन का ऑफ कोर्स इम्पैक्ट आता है, और फिर जब आप उसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट का रिटर्न आता है। तो ये कैलकुलेशन करनी आपको इसलिए ज़रूरी होती है कि जब भी आप कोई कैपिटल प्रोजेक्ट लगाते हैं, यानी कोई प्लांट लगा रहे हैं पूरा, आप कोई स्टील मिल लगा रहे हैं, कोई रिफाइनरी लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आप पैसा आज इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपको रिसीव जो होगा वो फ्यूचर में रिसीव होगा। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट ये कहते हैं कि जो फ्यूचर में पैसा रिसीव हो रहा है उसकी वैल्यू कम है, और आज जो पैसा हम स्पेंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और लॉजिक उसकी ये है कि ये पैसा अगर मैं स्पेंड ना करूं और इसको बैंक में रख दूं तो मुझे वैसे ही उसके ऊपर 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट मिलता रहेगा हर साल, और फिर कंपाउंडेड। तो क्या जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं उस पर 10% से ज़्यादा मुझे रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अगर 10% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो देन इट मेक्स सेंस कि मैं ये बिजनेस प्रोजेक्ट करूं, वरना तो बेहतर है कि मैं ये पैसे उठा के बैंक में रख दूं और वो 10% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट देते रहे। अगर 10% इंटरेस्ट रेट है तो वट एवर इज द इंटरेस्ट रेट, इस लॉजिक के ऊपर आप कैपिटल बजटिंग करते हैं। यानी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये कन्विंस करते हैं कि जो हम ये काम करने जा रहे हैं उसका रिटर्न बैंक के रिटर्न से ज़्यादा होगा। तो जाहिर है कि उसके लिए आप पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बेसिकली इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। अच्छा जनाब, तो टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आपके पास। एक आपके पास सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये है कि आप बैंक में रख दें और सेफ बैंक आपको 10% देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप उस पैसे को किसी बिजनेस में लगाना चाहते हैं तो सिर्फ उसी बिजनेस में लगाएंगे जो 10% से आपको ज्यादा पैसे दे, वरना आप बिजनेस में क्यों लगाएंगे, बैंक में रख देंगे। तो वो 12% दे, 13% दे, 14% दे, क्यों? क्योंकि एक तो ये कि बैंक रेट से ज्यादा होना चाहिए, फिर दूसरी बात ये है कि मैं रिस्क भी तो ले रहा हूं। बैंक में पैसा रखने में कोई रिस्क नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है कि बैंक का पैसा आपका डूब जाए, वो भी हो सकता है, लेकिन वो रिस्क बहुत कम है। बैंक मुझे 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट देता रहेगा। तो अगर कोई बिजनेस मुझे 11% देता है या 12% देता है तब भी मैं सोचूंगा यार कि यार मैं इस 2% स्प्रेड के लिए इतना रिस्क ले रहा हूं, तो ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ये तो फ्यूचर की प्रोजेक्शंस हैं, फ्यूचर में कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, डोंट नो कि ये पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये तो मैं एक प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। जबकि बैंक की जो स्ट्रीम है वो तो सर्टेन है, ठीक है, ज्यादा क्या होगा, बैंक का इंटरेस्ट रेट 10% नहीं रहेगा, 9% हो जाएगा, बैंक का भी रिस्क है। ओके, तो फिर मैं जो हूँ फ्यूचर का भी रिस्क देखता हूँ कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट करूँ मेरा रिस्क भी कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं वो अपना रिस्क का फैक्टर ज्यादा रखते हैं। यानी अमेरिका में अगर उनको फॉर एग्जांपल बिजनेस से 10% आप मिल रहा है तो पाकिस्तान में उस वक्त बिजनेस करेंगे जब पाकिस्तान में उनको रिटर्न 15-16% मिले, क्योंकि ये रिस्क है। यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशंस अनसर्टेन है, इकोनॉमिक कंडीशंस अनसर्टेन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अनसर्टेन है। तो ये रिस्क का प्रीमियम कहते हैं कि हमें इस रिस्क पे फिर प्रीमियम मिलना चाहिए। फिर पर्सनल कंजम्पशन प्रेफरेंसेस भी होते हैं कि भाई आप पैसे को किस तरह खर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपकी प्रेफरेंस होती है मनी के लिए। बहुत सारे लोग जो है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए बहुत कम पैसे रखते हैं, ज्यादातर पैसे वो इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि वो कहता है इन्वेस्टर, क्या नाम है इसका, कि जब आप सारी चीजों की इन्वेस्टमेंट कर दें फिर जो पैसा बच जाए वो अपने लिए इस्तेमाल करें। तो उसके बाद इन्फ्लेशन भी है फ्यूचर में, उसी पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो इस वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना पड़ता है कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है।
अच्छा, दो दो प्रोसेसेस बहुत कॉमन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग क्या है कि मिसाल के तौर पे आज मेरे पास $100 है और इसी डेट को 2022 में भी मुझे $100 मिलेगा, तो मैं कहूंगा वो $100 नहीं है बल्कि $100 डिवाइडेड बाई 1.1 है। क्यों? क्योंकि जी बताएं। सर इसलिए क्योंकि आपने उसमें डिस्काउंट को जो है अप्लाई किया हुआ है, और जी जो उसके जो कैश फ्लोज आप एक्यूमुलेट करेंगे तो उसमें आपने डिस्काउंट अप्लाई कर दिया, इस वजह से आपने ये हमें फ्यूचर में भी जो है एट द एंड हमें वो $100 ही मिलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आज का $100 और एक साल बाद वाला $100, तो आज अगर मैं $90 इन्वेस्ट कर दूं, $91 इन्वेस्ट कर दूं, तो एक साल बाद मुझे $100 मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि आज के $91 एक साल के $100 के बराबर है एक साल के बाद। तो जी सर लेकिन करेंसीज डीवैल्यू भी तो करती हैं या जी कुछ जी करेंसीज करती हैं अप्रिशिएट भी वो। करती है, तो हम हमेशा ये अज्यूम कैसे कर सकते हैं? अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो फिर वो डिवेल्युएशन को भी कर सकते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि जब डिवेल्युएशन होती है ना तो विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसी होती है। विद रिस्पेक्ट टू योर ओन करेंसी, करेंसी की वैल्यू कम होती है इन्फ्लेशन की वजह से, डिवेल्युएशन की वजह से नहीं। एक रुपया ही रहता है, चाहे कंपेयर टू डॉलर कुछ भी हो जाए वो, ठीक है। तो वो जब एक्सचेंज रेट का रिस्क आता है ना, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम ये कर रहे हैं, हम सारी की सारी जो डीलिंग कर रहे हैं वो एक ही करेंसी में कर रहे हैं। अगर हम एक्सचेंज रेट वाला रिस्क भी ले लें तो फर्दर एक कॉम्प्लिकेशन ऐड हो जाएगी, तो फिर हमें फर्दर उसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम फिलहाल एक करेंसी की बात कर रहे हैं, राइट। बहस आप ये भी पॉइंट कह सकते हैं कि भाई ठीक है कि आपको एक साल के बाद 110 रुपए मिलेंगे, लेकिन हो सकता है उस 110 रुपए की वैल्यू जो है वो 95 रुपीज के बराबर हो जाए, इन्फ्लेशन इतना हो जाए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स अगर हम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, लेकिन जो फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं उसमें ये कॉम्प्लिकेशंस ऐड किए जाते हैं। अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज में, ओके। तो इसलिए जब आपके पास फ्यूचर में कोई पैसा आएगा तो उसे हम डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट कैसे करते हैं? डिवाइडेड बाई 1+i। एक साल बाद $100 का मतलब है आज का कितना हुआ, 100 डिवाइडेड बाई 1+i। और 2 साल बाद अगर आपको $100 मिल रहा है तो आज का $100 कितने के होगा, 100/1+i², 100 डिवाइडेड बाई 1+i²। उससे अगले साल उसकी वैल्यू और कम होगी, 100 डिवाइडेड बाई 1+i⁻3। ये कुछ समझ में आ रही है बात? इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। आज जो $100 मिले वो $100 ही है, एक साल बाद जो $100 मिले वो आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के लिहाज से 100/1+i है। उसके एक साल बाद और चले जाएं, 2 साल बाद चले जाएं तो 100/1+i² है, ठीक है। अभी हम इसको कर लेंगे, फिक्र मत करो। ये सब तुम लोगों ने 6-7 में किया हुआ है। और कंपाउंडिंग क्या होती है कि कंपाउंडिंग ये होती है कि जब आप कैश फ्लोज का फ्यूचर वैल्यूज अगर कैलकुलेट करें और उसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो दैट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का पता है ना? हेलो, यस सर। हाँ। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि मिसाल के तौर पे बैंक के पास मैं जाता हूँ, बैंक कहता है कि भाई ठीक है आपने 100 रुपए जमा कराए, आपको 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो क्या होगा, एक साल के बाद वो मेरे 110 रुपए हो जाएंगे, उसके एक साल के बाद जो है वो 121 रुपीज हो जाएंगे,
नहीं सॉरी 120 हो जाएगा, क्योंकि वो 10% सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देंगे, इसका मतलब 100 रुपीज अगले साल हो जाएंगे 110, उससे अगले हो जाएगा 121, तो ये कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो वैल्यूएशन में दो तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। आप मुझसे ये नहीं पूछना सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट देख लेना कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दूंगा, इसमें एग्जाम्पल भी वो कर लेना। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इस्तेमाल तो होता ही नहीं है, हर बैंक ज्यादातर मेरे ख्याल में कंपाउंड इंटरेस्ट जी सब कंपाउंड करते हैं, बिल्कुल कंपाउंड करते हैं। तो लेकिन ये कि सिंपल इंटरेस्ट भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर फर्ज कीजिए कि आप अपना इंटरेस्ट विड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता रहता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। जी बिल्कुल, आपकी बात पे मैं 100% एग्री कर रहा हूँ। अब ये कुछ सवालात हैं, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, ये तुम लोगों ने क्लास 6-7 में किया था। Generally, compounding is done once in a year, but it may be semi-annually, quarterly, monthly and daily. अगर आप मिसाल के तौर पे मंथली करना चाहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला 1 + 1/m to the power m into nm, whereas m जो है नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर, यानी कि आप हर महीने करना चाह रहे हैं तो m12 हो जाएगा, और n है नंबर ऑफ ईयर्स। ये देखिए, ये एक्चुअली थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात है कि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं तो ईयरली जो कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो आप तो क्या कर रहे हैं कि एक साल पूरे गुजरने के बाद जो इंटरेस्ट हुआ उसके ऊपर फिर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपका तो हर रोज कंपाउंड हो रहा है रुपया, तो उस लिहाज से हर रोज के लिहाज से कंपाउंड करके देना चाहिए। जैसे ये फैसल बैंक वगैरह जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी देते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के लिए भी पैसे रख दें तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देते हैं वो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं या क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस करेंगे तो M4 हो जाएगा, और अगर आप मंथली बेसिस पे कर रहे हैं तो M12 हो जाएगा, और अगर डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो M365 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि डेली कंपाउंडिंग का मतलब ये हुआ कि आज आपने उस पैसे पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न किया है, आज जो इंटरेस्ट अर्न किया है, कल वो कंपाउंड हो जाएगा और उससे आगे फिर फर्दर कंपाउंड हो जाएगा। तो वो कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। आजकल आसान है, कंप्यूटर से कर सकते हैं, और जो बैंक्स हैं वो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करती हैं, लेकिन नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के बाद किया जाता है, और बाज़ औक़ात वो क्वार्टरली भी कर सकते हैं या बाई एनुअली भी कर सकते हैं। तो उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये देखो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट इन्होंने पीरियड्स दिए हुए, डन सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 10 में डन क्वार्टरली यानी 4 दफ़ा। करो, कैलकुलेट करो, ठीक है। और ये कैलकुलेट करना इसलिए आना चाहिए कि ये आपको कैपिटल बजटिंग में काम आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली है तो उन्होंने m की जगह 2 लिख दिया है, अगर क्वार्टरली है तो m की जगह उन्होंने 4 लिख दिया है, और अगर मंथली है तो m की जगह 12 लिख दिया है। हाँ, क्या हुआ? सर ये इंटरेस्ट के बगैर नहीं हो सकता बिजनेस, के इंटरेस्ट का जरूरी है होना है बिजनेस में? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन आजकल चूंकि सारा बिजनेस इंटरेस्ट बेस्ड है तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बस अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहना चाहिए इंटरेस्ट से। जी सर, शुक्रिया। अगर आखिरी लेक्चर जो मैं दूंगा तो आप लोग बताऊंगा कि इंटरेस्ट क्यों खराब चीज है। लेकिन जाहिर है कि एक हदीस है कि अगर एक ज़माना आएगा कि आप अगर सूद से बचना चाहेंगे तो भी उसका गर्द तो आप तक पहुंच कर ही रहेगा। आपका पेंशन आता है वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, आपके क्या कहते हैं वो बैंक में अकाउंट होता है वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है। आप अगर इंटरेस्ट नहीं भी लेते हैं, करंट में रखते हैं, बैंक तो उसे इंटरेस्ट के लिए यूज़ करता है।
तो सर इस इसलिए पर बहुत फिलोसॉफिकल डिबेट है वैसे, लोग बहुत कंपेयर करते हैं कि ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है जो रिबा जो जी जी डिस्क्राइब किया गया है। जी, इसलिए मैं उस डिस्कशन में जाना नहीं चाह रहा था। और वो यूजरी और ये सब है कॉन्सेप्ट जी, बिल्कुल। तो ये तो ट्रेड के लिए डेट लेते हैं, और वो भी एक डिस्कशन है कि जनाब कंजम्पशन के लिए अगर आप डेट लें तो क्या है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए डेट लें तो क्या है। आई मीन है, मगर इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च है, अवेलेबल है, काम हुआ हुआ है, इस्लामिक बैंकिंग पे भी काम हुआ है, बट दैट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, उसको हम कवर नहीं कर सकते। सर कैन यू जी हियर? सर मैं इस चीज़ पे तो आर्ग्यू नहीं करी कि इंटरेस्ट हलाल है हराम है, बट मेरी एक अप्रोच ये है कि जैसे आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी अभी बताया था, तो बैंक्स भी अगर आप बैंक में पैसे रखवाते हैं सेविंग्स अकाउंट में, तो वो आपको 10 महीने पे कोई ना कोई वैल्यू देते हैं इंक्रीज करके, तो वो जी 10 महीने बाद की वैल्यू होती है आपने जो पैसे रखवाए हुए हैं उसके। तो मतलब व्हाई इज इट रॉन्ग इन दैट केस? ओके, मैं इस डिस्कशन में पढ़ना ही नहीं चाह रहा था, सही है। ठीक है। लेकिन ये कि देखो बात दरअसल ये है कि मनी इज ए मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। मनी इज नॉट कैपिटल, मनी इज मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। पुराने ज़माने में वैल्यू कैसे मेजर करते थे? बार्टर सिस्टम के जरिए करते थे। अगर आप मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ दे देंगे तो मैं आपको 2 शलवार कमीज़ दे दूंगा, ये एक्सचेंज रेट था। फिर बार्टर सिस्टम तरक्की कर गया और बहुत सारी चीज़ें होने लग गई, और फिर लोगों के लिए इतना आसान नहीं था कि अपने रिक्वायर्ड चीज़ जो इस तरह बार्टर से खरीद सके, कि पहले आप इसके लिए ये खरीदें फिर वो खरीदें, फिर अल्टीमेटली जा करके आपके मतलब की चीज़ मिले। कॉइन्स आ गए, कॉइन्स गोल्ड बैक थे। फिर उसके बाद जो है तो वो ये क्या था, ये मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू है। आपको तनख्वाह जो 1 लाख रुपए मिलती है, ये बेसिकली स्टोरेज ऑफ वैल्यू है कि ठीक है जनाब ये 1 लाख रुपए ले, इसकी ये बाइंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट की जाती है। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पे अब किलोग्राम का जो वेट है उसको अगर हर साल आप 10% बढ़ाना शुरू कर दें, वेट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से रुपए की वैल्यू को भी अगर आप चेंज करते चले जाएं तो वैल्यू को वेट करना कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यानी आज मैं 1 लाख पे अपॉइंट हुआ हूँ, अगले साल मैं 1 लाख ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली कम ले रहा हूँ, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम मैनिपुलेट कर रहे हैं इस वैल्यू सिस्टम को। तो ये एक बेसिकली बड़ी इंटेलेक्चुअल डिबेट है कि रुपए को बेसिकली मेजरमेंट ऑफ वैल्यू तक रहना चाहिए, और खुद इसकी वैल्यू को इंक्रीज नहीं होना चाहिए, वरना सारा कंफ्यूजन हो जाता है, सारा क्रिएट हो जाता है, और मेस होता है क्रिएट। हर साल बाद डिप्रेशन आता है, बैंक्स फ्लॉप हो जाते हैं, और एक साइकिल आता है डिप्रेशन का और रिसेशन का। तो वो इसकी वजह इंटरेस्ट है। और जिस ज़माने में मुग़लों की हुकूमत थी फॉर एग्जांपल इंडिया में, तो 150 साल तक जो है वो बकरी की कीमत 2 रुपए है, तो 2 रुपए ही थी 150 साल तक, क्योंकि जब आप रुपए को इन्फ्लेट नहीं करेंगे तो चीज़ों की प्राइस नहीं बढ़ेगी। उसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है। वैसे लॉन्ग डिबेट, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये रुपया जो है कुछ भी नहीं है, रुपया सिर्फ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है। तो जब मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं? ये कोई कैपिटल थोड़ी है। लेकिन वो जब तो हम फाइनेंस IOU है ना पढ़ते हैं, ये सर, जी ये नोट जो है, जो रुपए का जो नोट हमारे हाथ में है, वो तो बैंक की तरफ से बेसिकली IOU है कि इतने गोल्ड एसेट्स हैं, उसके अगेंस्ट हमने आपको ये दिया है कि हम आपके एसेट संभाले रहे हैं, ऐसे ही है ना। अब उसमें प्रॉब्लम ये आई कि गोल्ड से डीलिंक कर दिया गया दुनिया में। किसी जमाने में गोल्ड के साथ लिंक हुआ करता था, वो अरे ब्रेटन शुरू वुड तो इसी तरह एग्रीमेंट। हुआ था, जहां तक मैं जानता हूँ, शुरुआत जी इसी जी तरह हुई थी। हुआ था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। आपके नोट के ऊपर अगर आप पढ़िएगा लिखा हुआ है क्या है, 10 रुपया हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। क्या मतलब? अगर आपको ये 10 रुपए का नोट पसंद नहीं आ रहा तो आप स्टेट बैंक चले जाए, आप मुतालबा करें, वो आपको दूसरा 10 रुपए का नोट दे देंगे। अब ये डॉलर से एक जमाने में लिंक था, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ था जिसमें डॉलर के साथ पैक किया गया, डॉलर को गोल्ड के साथ पैक किया गया था। लेकिन जब फ्रांस गया था अमेरिका के बाद, भाई ये लो तुम अपने डॉलर और मुझे गोल्ड वापस करो, उस वक्त तक गोल्ड बहुत आगे जा चुका था, अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं था।
कि वो इतने पैसे दे सकता, तो उन्होंने अनपैक कर दिया, यानी अब खत्म कर दिया। अब रुपये की गारंटी के पीछे सिर्फ रुपया है, ठीक है। तो इस तरह से और कॉम्प्लिकेशन आ रही है। अब वो रुपया तो चले फिर भी एक फिजिकल चीज है, अब फिर बिटकॉइन आ रहा है, वो और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस इस वजह से क्रिएट हुई कि हम मेजरमेंट या वैल्यू को छेड़ रहे हैं। जिस तरह से हम किलोग्राम को नहीं छेड़ सकते, मीटर को नहीं छेड़ सकते, इसी तरह हमें रुपए को भी नहीं छेड़ना चाहिए। जो फिक्स वैल्यू है वही रहने चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक चलो खैर कोई बात नहीं, टाइम ज़ाया करने का शुक्रिया। तो ये तुम लोगों को, जी कोई बात नहीं, मगर ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। आई मीन ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं कुछ चीज़ें इसके बारे में, लेकिन ये कि हल जो है ना वो वही है जो हमारे दीन ने सिखाया, और कोई हल नहीं। आप रुपए को अगर इस तरह बढ़ाएंगे तो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बट इट इज सोशल लेवल को सोशली रिजॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल, तो अब सफरीना तुम आज चुप क्यों हो भाई? सर सुन रही हूँ सारे लेक्चर आपका। अच्छा, तुमने रोजे रखे इस दफा? जी जी, अल्लाह का शुक्र सर। माशाल्लाह, चलो गुड। अच्छा, तो ये अब तुम लोग जो है वो अब अगली क्लास सैटरडे को तो क्लास होगी, तो फिर मैंने चूंकि कैपिटल बजटिंग के इनिशियल चैप्टर्स छेड़ दिए हैं, तो ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब पढ़ लेना। और एक किताब भी है, वो मैं देखूंगा किधर है, उससे भी पढ़ सकती हो। तो उससे तुम लोगों को ये के लिए प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हम ये IRR और NPV वगैरह कर लेंगे, तो ये कैप कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इंटरेस्ट का बहुत लंबा टॉपिक है यार, अगर मैं उस पर बात करूंगा ना तो इट विल टेक एटलीस्ट 2 क्लासेस। तो मैं थोड़ा सा मुख्तसरन कुछ अगर टाइम हुआ तो जरूर बता दूंगा। ओके राइट। तो सर वो जो मैंने आपसे अगर आपने लेक्चर वो कर लिया है वाइंड अप, तो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था आप उसको जरा डिफाइन कर सकते हैं क्या क्वेश्चन रिलेटेड टू वो इंश्योरेंस और उससे रिलेटेड? क्या क्वेश्चन क्या था? कि जैसे कंपनी ने 6 मंथ्स पे जो है इंश्योरेंस पे कर दी है, ठीक है, तो हर मंथ की जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो डिवाइडेड बाय 6 करके मैं कैलकुलेट कर रही थी, ठीक है जी। लेकिन उसमें इस तरीके से नहीं कैलकुलेशन हुई हुई थी। तो आपने मुझे ये सजेस्ट किया था कि हो सकता है कि वो जुलाई से मतलब अपना न्यू ईयर को मतलब कंसिडर कर रहे हो। तो वो मेरी कंफ्यूजन नहीं क्लियर हुई थी कि वो किस तरीके से, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि बुक में कौन तो सा हम प्रॉब्लम नंबर बताइए? प्रॉब्लम 5.7 था आई गेस। 5.7? तो जो आपने मुझे मेरे तो उसे प्रॉब्लम नंबर नहीं पता चल रहा था। जी जी, वो 5.7 था इसी डिजिटल बुक का। डिजिटल बुक का? और इस बुक का? सर इस हार्ड कॉपी का मुझे नहीं आइडिया, मैं डिजिटल बुक से फॉलो कर रही हूँ सारी चीजें ना। अच्छा, बैठ जाओ। डिजिटल बुक का चैप्टर का नाम बताओ। क्या नाम है चैप्टर का? सर आपके पास है डिजिटल बुक? है अभी कंप्यूटर पे, क्योंकि मैं मोबाइल फोन से ऑनलाइन हूँ तो मैं नहीं एक्सेस कर पा रही अभी। चैप्टर का नाम बताओ ना उसका। बस चैप्टर 5 आप डिजिटल बुक पे खोल लीजिए। अच्छा ठीक है, करता हूँ। डिजिटल बुक जो है वो आपकी आ गई। ये आपको नजर आ रहा है?
जी स्क्रीन शो हो रही है सर, मुझे प्रॉब्लम है इसकी, ये सिल्वर लाइनिंग कंपनी करके, एक मिनट, 5.7 थी। हम्म, ये नहीं सर, इसी से नीचे आई, तो एक्सरसाइजेज है, प्रॉब्लम्स शुरू होंगी। ये नहीं, नहीं सर, ये एक्सरसाइजेज है, इनके बाद प्रॉब्लम्स स्टार्ट दी हुई होती हैं। जी सर, यही अब प्रॉब्लम्स आ गई इसमें 5.7। जी 5.7A। ये तो बहुत छोटा सा कोई प्रॉब्लम है। हेलो, जी जी सर, नीचे आए, सिल्वर लाइनिंग इंश्योरेंस कंपनी करके है, नीचे आइएगा और नीचे होंगे ये प्रॉब्लम अच्छा, सेट भी, हाँ इसमें देखिए। ऊपर ऊपर सर, ऊपर वाली। ये 5.6 है, ये 5.6 है, ये है 5.7। कौन सा है? अच्छा, सर मैं खुद देख रही हूँ, रुकिएगा। हाँ मैं रुका हूँ। हम्म, नहीं सर, ये इधर नहीं है, ऊपर ही चला गया। सिल्वर लाइनिंग इंश्योरेंस कंपनी करके लिखा हुआ है, उसका पूरा ये इस तरह से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। हाँ इसी में ही देखिएगा, हाँ और करें। या खाली आप चैप्टर गलत बता रही हैं। ये रहा ये यार, ये सिल्वर रहा लाइन। सर, दिस जी दिस वन, दिस वन, दिस वन। 5.5 है ये। अच्छा अच्छा, जी, दिस वन, हाँ। क्या प्रॉब्लम है? इसमें देखिए सर, इसका ये जो डाटा के ऊपर पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6, ठीक हम्म, है, हम्म, इसमें इन्होंने लिखा है द कंपनी पेड इट्स 6 मंथ रेंट एग्रीमेंट ऑन अक्टूबर, हम्म, ठीक, ठीक है। सही है। अब 6 मंथ्स के लिए इन्होंने बात की है, तो जो जी, टोटल रेंट हमें मिल रहा है एडजस्टेड बैलेंस शीट से ऊपर जो दिया हुआ है, वो उसको 3 हम महीने का डिवाइडेड होगा, बाय, वो 3 महीने का होगा। इस तरीके से सर ये बात मुझे क्लियर नहीं हो रही है। 6 मंथ्स यहाँ लिखा हुआ है, आप 3 मंथ्स के ऊपर कर रहे हैं। जी, इसलिए एक मिनट रुकिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। मगरिब की नमाज के बाद शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात चीपेर करते रेंट है ना? हैं। ओके, जी देखिए, बात दरअसल ये है कि इसमें अक्टूबर में इन्होंने रेंट लिया है
दे दिया, लेकिन ये इनका एसेट है, प्रीपेड रेंट है। तो दिसंबर में इनका पीरियड खत्म हो रहा है, अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। ये देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है इन्होंने, तो इनका अकाउंटिंग पीरियड है December 31, यानी December 31 में ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है December 31 तक इसमें से 3 महीने का रेंट इन्होंने यूटिलाइज किया, एक्सपेंस किया, इसलिए 3 महीने का रेंट लेंगे, ठीक है। उस छठे पे आइए, उन्होंने जो है इंश्योरेंस 1 साल की दी है। लेकिन मार्च सर इन्होंने जो सोल्यूशन में, जैसे मैं रेफर कर रही थी इसके सॉल्यूशंस को, तो उन्होंने जो पर मंथ का रेंट निकाला है उसको टोटल रेंट को मतलब जो पे किया है उसको डिवाइडेड बाय 4 किया है। इट्स ठीक है, डिवाइडेड बाय तो हो ही नहीं 4 सकता। जी। तो वो मुझे बहुत मतलब कंफ्यूजन हो रही है कि इस तरीके से कैसे। नहीं, देखिए सिंपल चीज है, कंपनी प्रीपेड इट्स 6 मंथ रेंट एग्रीमेंट ऑन October 1, तो 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? 4 से तो किसी तरह भी डिवाइड नहीं करेंगे। 6 महीने का रेंट है, और दिसंबर में 3 महीने का रेंट हो जाएगा इनका, तो 3 महीने का रेंट आप रिकॉर्ड कर लेंगे इनकम स्टेटमेंट पे, और बाकी जो 3 महीने का रेंट है वो आपके बैलेंस शीट में जाएगा प्रीपेड रेंट के तौर पे, वो एसेट है। इसी तरीके से जो छठा पॉइंट है, द कंपनी प्रीपेड इट्स 12 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन March 1, 2011, तो March 1 से लेकर December 31 तक 9 महीने हो गए, तो 9 महीने का इंश्योरेंस एक्सपेंस में लेंगे, और 3 महीने का इंश्योरेंस बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस लेंगे। इतनी सी बात है, इसमें कोई परेशानी की कोई बात ही नहीं है। मतलब इसमें परेशानी क्या है? सर मुझे परेशानी इसमें ये हो रही थी कि हम ये तो ऊपर जो डाटा दिया गया है वो एडजस्टेड है, ठीक है ऑलरेडी, मतलब हर मंथ का हुआ हुआ है, हमें सिर्फ दिसंबर के लिए करना है। तो हम पर मंथ का एक महीने का ऐड कर लीजिए। हाँ, तो हम पर मंथ का अगर निकालना चाह रहे हैं तो वो अगर 6 मंथ का एग्रीमेंट है तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। जी सही दिस है, इज द केस। जी सही है, तो वो अगर एक ऐसा है मंथ तो। का आ जाएगा जी, दिसंबर की जी फिर हम बैठ के एडजस्ट कर देंगे। जी बिल्कुल। और अगर जैसे इन्होंने इंश्योरेंस 12 मंथ की अगर कही है मार्च से ऑनवर्ड्स, तो हम पर मंथ की निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, और वो दिसंबर की आ जाएगी हमारे पास एक मंथ की, और वो हम उसको एडजस्ट कर देंगे। ये अनएडजस्टेड है, ठीक है। दिसंबर जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ये अनएडजस्टेड है, तो इसके अंदर जो है वो आपको जो एसेट साइड में प्रीपेड रेंट है 1200। अनएडजस्टेड तो है सर, लेकिन सिर्फ दिसंबर के लिए इन्होंने ये लिखा हुआ है नवंबर तक ये एडजस्टेड है, ठीक है। सिर्फ दिसंबर की एंट्रीज आपको एडजस्ट करनी है। अमाउंट कितनी है वो नहीं नजर आ रही है मुझे। वो अमाउंट ऊपर देखें सर, इन्होंने जो रेंट प्रीपेड रेंट है मैंने तो उसी को ही लिया था, $1200, और ये एक मिनट, ठीक है $1200, और ये उन्होंने किया था तो $400 ले लीजिए आप, ठीक है। $400 लेंगी ना आप? नहीं जी सर, मैं तो इसी तरह कर रही थी कि 1200 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर मैं सोल्यूशन जरा रेफर करती हूँ एंड पे ना, कि मेरी बैलेंस शीट मतलब जो बना है वो मतलब सोल्यूशन में भी रेफर हो रहा है। तो मैंने जब सोल्यूशन देखे तो उन्होंने उसको डिवाइडेड बाय 3 नहीं किया हुआ, डिवाइडेड बाय 4 किया हुआ है, और वो मैंने आपको स्नैपशॉट भी भेजा था, अगर आप मेरा व्हाट्सएप देख सकते डिवाइडेड हैं। बाय 4 किया हुआ है जी, डिवाइडेड बाय 4। सर वो कहीं क्वार्टरली तो नहीं कर रहे जो डिवाइडेड बाय 4 किया उन्होंने, 4 अच्छा, क्वार्टर्स का? ये देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिल्वर लाइनिंग प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, द कंपनी एडजस्ट इट्स अकाउंट्स मंथली बट परफॉर्म्स क्लोजिंग एंट्रीज एनुअली। भाई तो एनुअली करते हैं ना। The funds unlisted are shown in the following page. प्रीपेड रेंट है 1200। तो सर आप वो मुझे नहीं पता व्हाट्सएप ये देख पूरे सकते हैं साल ग्रुप का पर। है क्या है ये।
जी जी, ग्रुप का अगर आप व्हाट्सएप देख सकते हैं तो मैंने सोल्यूशन को ना मतलब हाईलाइट करके दिखा हुआ है, उन्होंने ये कैलकुलेशन दिखाई है, अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मुझे नहीं क्लियर हो रही वो चीज। ग्रुप में ठीक है, ये जो है ये हर मंथ का वो करेंगे। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ये नवंबर तक का है, तो इसमें आप 300 एक महीने का $300 बनता है। वजह उसकी 300 की बनता है, या तो ये 6 मंथ इन्होंने गलत लिखा है, ये 4 मंथ होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है इंश्योरेंस में। और सर यही चीज इन्होंने इंश्योरेंस में भी कुछ अलग ही सोल्यूशन दिखाया हुआ है, मैंने 12 से डिवाइड कर दिया था, लेकिन ये 12 को नहीं कंसिडर कर रहे। नहीं, इसको आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ है इंश्योरेंस कितनी है? इंश्योरेंस का पॉइंट नंबर 6 है। 270 है ना इंश्योरेंस। जी सर। 270। इसमें एक चीज तो बहरहाल गलत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रीपेड रेंट पर ट्रायल बैलेंस प्लस 4 मंथ्स, फिर नीचे लिख रहे हैं प्लस 3 मंथ्स। ये तो मुमकिन नहीं है, दोनों में प्लस 3 मंथ्स ही होगा। ऊपर फिफ्थ में उन्होंने प्लस 4 मंथ्स लिखा है। सर ये प्लस है या डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स है? प्लस है, प्लस है। नो नहीं सर, ये मेरे ख्याल से डिवीजन का साइन है, मतलब वो उस पूरे एग्रीमेंट को जो टोटल वैल्यू उन्होंने दी है उसको वो डिवाइडेड बाय 4 मंथ्स में कर रहे हैं, हालांकि 6 मंथ्स में होना चाहिए क्योंकि वो 6 महीने का रेंट है। तो मैं इसको डिवाइड का साइन ले रही हूँ क्योंकि इससे ऊपर भी जो पॉइंट नंबर 4 है डिवाइडेड है, सही है, गलत मुझे नजर नहीं आ रहा है। 1200 डिवाइडेड बाई 4 मंथ्स तो 300। तो सर यही कंफ्यूजन है कि इन्होंने यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया है और पॉइंट नंबर 6 में डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया है, ये चीज मुझे नहीं क्लियर हो रही। Insurance policy on March. ये मुझे नहीं समझ आ रही है भाई कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस $270 दिसंबर 31 में दिखा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इवन सर पॉइंट नंबर 4 में भी इन्होंने इक्विपमेंट की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, तो वो जिस तरह से डाटा दिया हुआ था उसको डिवाइडेड बाय 720 मतलब उसी तरह से कर दिया, तो पर मंथ का आ गया था, वो तो सही हो गया। लेकिन 5 और 6 में कोई अलग ही मतलब एक तरीके से रूल लग रहा है जो मुझे नहीं क्लियरफाई हो रही चीज। एक मिनट रुकिए, देखिए मार्च में इन्होंने द कंपनी ने रेंट पे किया था अक्टूबर में
6 मंथ्स का, ठीक है। और दिसंबर में रेंट जो बच गया है वो 1200 है, इसलिए आज से 1 महीने का रेंट हुआ $400, राइट। यही कैलकुलेट किया है यहाँ पे। नहीं, ये तो $300 पर मंथ कह रहे हैं। $1200 रेंट पे किया है, राइट। वो 1200 रेंट कंपनी पेड इट 6 month रेंट एग्रीमेंट ऑन October 1। October 1 में 6 month का रेंट पे कर दिया, और नवंबर दिसंबर, तो इस हिसाब से तो $400 1 महीने का रेंट हुआ ना। ये कितने कैलकुलेट कर रहे हैं? जी सर, मैंने भी 400 ही कैलकुलेट किया था, लेकिन ये मुझे सोल्यूशन में 300 दिखा रहे हैं और वो डिवाइडेड बाय जो है ना 4 कर रहे हैं, तो ये मुझे क्लेरिफिकेशन नहीं हो रही इस चीज की ना। अच्छा, मैं इसको चेक करके फिर तुम्हें मैं कांटेक्ट करूँगा, चले, ठीक है। ओके सर, ओके, दोनों पॉइंट्स काइंडली जी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है भाई, फिर इंशाल्लाह अब सैटरडे को मुलाकात होगी। सर सिर्फ सफरीना मैडम को नहीं, हमें भी शेयर कर दीजिएगा सोल्यूशन जब आप। जी जी, श्योर श्योर। मुझे Thank you. इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन लग रहा है, कोई ग्लिच है, दैट आई विल टेक केयर इंशाल्लाह, देख लूंगा। ओके ओके सर। चलो, सिद्रा नहीं बता रही? सिद्रा को तो पता होगा भाई, सिद्रा तो अल्लामा इकबाल है। सिद्रा, इस क्वेश्चन में क्या इशू है? सर मैं भी इसको देख रही हूँ, सॉल्व करके देखती हूँ, अगर मुझसे हो गया तो मैं शेयर कर दूंगी। चलो ठीक है, गुड। और वो तहरीम कहाँ गायब है भाई? सर ग्रुप में पोस्ट हुआ है, वो इंटरनेट बैठ गया इसका। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा।